वेलकम फ्रेंड्स टू माय चैनल डिजिटल केमिस्ट्री। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी। इस वीडियो को लाइक, शेयर और डिजिटल केमिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें। चलिए जानते हैं कि सरफेस टेंशन क्या है। Stretching of a liquid surface due to the net downward force is called surface tension. फ्रेंड्स, लिक्विड की सरफेस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाए जाने की वजह से स्ट्रेचिंग प्रोड्यूस होती है, मींस खिंचाव प्रोड्यूस होता है और इसी खिंचाव या स्ट्रेचिंग को सरफेस टेंशन कहा जाता है। चलिए इसे डिटेल में डिस्कस करते हैं। सरफेस टेंशन को बेहतर तौर पर अंडरस्टैंड करने के लिए ज़रूरी है कि हम लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को समझ सकें। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं कि हमारे पास लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को जिनको वाइट सर्कल से रिप्रेजेंट किया गया है और ये एरोज रिप्रेजेंट कर रहे हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बिटवीन द लिक्विड मॉलिक्यूल्स। फ्रेंड्स, अब जो मॉलिक्यूल्स लिक्विड के सेंटर में मौजूद होते हैं उन पर चारों साइडों से इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई हो रही होती है। यही वजह है कि इन मॉलिक्यूल्स में जो कि सेंटर में लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्सेस ज़ीरो होती हैं। क्यों ज़ीरो होती हैं? अगेन रिपीट करती हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दूसरे मॉलिक्यूल्स इन पर अप्लाई कर रहे होते हैं ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे होते हैं। जो राइट साइड पे मॉलिक्यूल होगा इस सेंटर के मॉलिक्यूल के, वो एक साइड से उस पर फोर्स अप्लाई करेगा तो उसके इफेक्ट को लेफ्ट साइड पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी मॉलिक्यूल्स की तरफ से उसको वो कैंसिल करेगा। इसी तरीके से जो लिक्विड के मॉलिक्यूल की ऊपर साइड पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उसे नीचे की साइड पर जो मॉलिक्यूल होगा दूसरी साइड पे उसे अट्रैक्ट कर रहा होगा तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस जो होती हैं वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करती हैं। ठीक है, यही वजह है कि जो लिक्विड के मॉलिक्यूल सेंटर में मौजूद होते हैं यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्सेस ज़ीरो होती हैं। अब अगर हम बात करें कि लिक्विड की सरफेस पे मौजूद मॉलिक्यूल्स की, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो डायग्राम में लिक्विड की सरफेस पे मॉलिक्यूल मौजूद हैं, आप सेंटर की अगर मॉलिक्यूल की बात करें तो इससे देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ये पर्पल एरोस है ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को। अब इस मॉलिक्यूल की राइट साइड पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो अप्लाई कर रहा है दूसरा मॉलिक्यूल, तो उसको कैंसिल करने पे लेफ्ट साइड का मॉलिक्यूल उसके इफेक्ट को कैंसिल कर रहा है। ठीक है, तो ये दोनों साइड पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। लेकिन अगर आप देखें इस सरफेस के मॉलिक्यूल को, तो यहाँ पर जो नीचे की तरफ मॉलिक्यूल हैं वहाँ पर तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई कर रहे हैं सरफेस के मॉलिक्यूल पे, लेकिन इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए या इसके इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए लिक्विड की सरफेस के ऊपर कोई दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल या लिक्विड का मॉलिक्यूल मौजूद नहीं है कि जो इसके इफेक्ट को कैंसिल करे। यही वजह है कि जो लिक्विड पे सरफेस पे मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं ये यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्सेस जो हैं वो ज़ीरो नहीं होती और इसी वजह से लिक्विड की सरफेस पर स्ट्रेचिंग आ जाती है, क्योंकि नेट डाउनवर्ड फोर्सेस जो होती हैं वो ज़्यादा होती हैं, वो लिक्विड की सरफेस के मॉलिक्यूल को नीचे की तरफ खींचती हैं और यही वजह है कि सरफेस टेंशन या स्ट्रेचिंग ऑफ द लिक्विड सरफेस जो होती है पाई जाती है। फैक्टर्स अफेक्टिंग सरफेस टेंशन, यहाँ हम बात करेंगे कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इफेक्ट करते हैं सरफेस टेंशन को। मींस हमारे पास सरफेस टेंशन कब इंक्रीज होगी लिक्विड में और कब डिक्रीज होगी। तो यहाँ बात करते हैं फर्स्ट फैक्टर जो कि इफेक्ट करता है सरफेस टेंशन को, वो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। याद रखें कि जितनी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान मौजूद होगी उतनी ही ज़्यादा सरफेस टेंशन होगी और जितनी कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान प्रेजेंट होगी उतनी ही कम जो है सरफेस टेंशन होगी।
एग्जाम्पल लेते हैं स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की। यहाँ पर वाटर हमारे पास, हम जानते हैं कि वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद होती है। यही वजह है कि वाटर के मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से लिक्विड की सरफेस पे जो है स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से स्ट्रेचिंग प्रोड्यूस हो जाती है और जो लिक्विड की सरफेस की लेयर होती है वो एक मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करती है। यही वजह है कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इंसेक्ट्स वगैरह जो हैं वो इजीली वॉक कर सकते हैं वाटर की सरफेस पे। दूसरी तरफ अगर हम ईथर की एग्जांपल लेते हैं तो हमें मालूम है कि ईथर जो है वहाँ पर लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। यहाँ पर हमारे पास लंडन फोर्सेस या डाइपोल डाइपोल फोर्सेस प्रेजेंट होती हैं इन केस ऑफ ईथर। यही वजह है कि ईथर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके दरमियान वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से सरफेस टेंशन यहाँ पर बहुत कम होती है। सेकेंड फैक्टर जो इफेक्ट करता है सरफेस टेंशन को वो है टेम्परेचर। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि हम सब जानते हैं कि टेम्परेचर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स की। मींस जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती जाती है। ठीक है, और जैसे ही हम टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती है। तो यहाँ हम डिस्कस करेंगे कि टेम्परेचर के इंक्रीज या डिक्रीज के साथ सरफेस टेंशन पर क्या असर होता है। याद रखें फ्रेंड्स कि जब कभी हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो एज अ रिजल्ट हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी होती है लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने के साथ लिक्विड की क्या होगी, हम जानते हैं कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो होंगे तेज़ी से मूव करना शुरू कर देंगे। यही वजह है कि इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी अब वो वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। ठीक है, और एज अ रिजल्ट ऑफ दिस वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, सरफेस टेंशन जो होगी रिड्यूस हो जाएगी। क्योंकि हम जानते हैं कि सरफेस टेंशन जो होती है वो बढ़ती है जब हमारे पास अट्रैक्टिव फोर्सेस जो होती हैं लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंक्रीज होती हैं। लेकिन क्योंकि टेम्परेचर की इंक्रीज के साथ हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की इंक्रीज हो गई, एज अ रिजल्ट मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक दूसरे से दूर दूर जाने लगे और उनके दरमियान एम्प्टी स्पेसेस बढ़ जाने की वजह से जो अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो अब वीक हो जाएगी। एज अ रिजल्ट सरफेस टेंशन जो होगी टेम्परेचर के इंक्रीज के साथ डिक्रीज होगी। थर्ड फैक्टर जो कि अफेक्ट करता है सरफेस टेंशन को वो है प्रेजेंस ऑफ सोप और डिटर्जेंट। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हम जो है क्लीनिंग एक्शन के लिए सोप या डिटर्जेंट का यूज़ करते हैं। तो क्या आप जानते हैं कि सोप या डिटर्जेंट के यूज़ से क्लीनिंग एक्शन में सरफेस टेंशन क्या इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि वाटर के मॉलिक्यूल्स के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद होती है जिसकी वजह से सरफेस टेंशन जो होती है वाटर में ज़्यादा होती है। लेकिन सोप या डिटर्जेंट के यूज़ की वजह से जो हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वाटर के मॉलिक्यूल्स के दरमियान वो वीक हो जाती है। यही वजह है कि वाटर के मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस कम हो जाने की वजह से सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाती है जब हम सोप या डिटर्जेंट का यूज़ करते हैं। मेजरमेंट ऑफ द सरफेस टेंशन। 3 मेथड्स जो कि कॉमनली यूज्ड होते हैं फॉर द मेजरमेंट ऑफ द सरफेस टेंशन। फर्स्ट है हमारे पास टॉर्जन बैलेंस मेथड, सेकेंड है कैपिलरी राइज मेथड एंड थर्ड है हमारे पास ड्रॉप मेथड। चलिए बात करते हैं फर्स्ट मेथड की, कैपिलरी राइज मेथड। द राइज ऑफ अ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब इज कॉल्ड कैपिलरी एक्शन और कैपिलरी राइज मेथड। ठीक है, कि हमारे पास जो ट्यूब में लिक्विड कितनी हाइट तक जाएगा इस मेथड को हम कहते हैं कैपिलरी राइज मेथड।
इस मेथड को बेहतर तौर पर समझने के लिए आप देख सकते हैं कि एक डायग्राम मैंने ड्रा की हुई है। यहाँ पर 2 कंटेनर्स हैं हमारे पास जिसमें हमने लिक्विड डाला हुआ है और साथ ही इन कंटेनर्स के ऊपर जो है हमने एक ट्यूब जो है इन्वर्ट की हुई है। फर्स्ट वन अगर आप ट्यूब देखें तो इसका जो है हमारे पास जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो ज़्यादा है, जबकि सेकेंड ट्यूब अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया जो है कम है। ठीक है, तो याद रखिए फ्रेंड्स कि वॉल्यूम हमारे पास इक्वल होता है एरिया इनटू हाइट की। ठीक है, तो अब फर्स्ट अगर आप कंटेनर को देखते हैं, डायग्राम को या देखते हैं, तो यहाँ पर जो हमारे पास ट्यूब हमने यूज़ की है वहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो ज़्यादा है। यही वजह है कि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो हाइट है लिक्विड की वो कम है। मीन्स लिक्विड ने कम डिस्टेंस ट्रेवल किया है या उसकी हाइट कम है इस फर्स्ट डायग्राम। जबकि आप सेकेंड डायग्राम में देखें जो हमने ट्यूब यूज़ की है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है कम है। ठीक है, आप देखें ये एक थिन सी ट्यूब है। यही वजह है कि यहाँ पर जो लिक्विड ने डिस्टेंस ट्रेवल किया है, कितनी ज़्यादा हाइट पर लिक्विड गया है, तो वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द फर्स्ट डायग्राम। इससे ये प्रूफ होता है कि जब कभी हमारे पास क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा होगा, जैसे कि फर्स्ट डायग्राम में है, तो हाइट जो लिक्विड की होगी वो कम होगी। जबकि सेकंड डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जब हमारे पास क्रॉस सेक्शन एरिया ट्यूब का कम होगा तो जो हाइट लिक्विड ट्रैवल करेगा वो ज़्यादा होगा। ठीक है, मीन्स क्रॉस सेक्शन एरिया और हाइट ऑफ द लिक्विड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। यही मेथड जो है कैपिलरी राइज मेथड या कैपिलरी एक्शन कहलाता है। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि इंक क्यों ब्लोटिंग पेपर पर स्प्रेड हो जाती है? वाटर किस तरीके से रूट से प्लांट के लीव्स तक पहुंचता है और कॉटन वाटर को क्यों एब्जॉर्ब कर लेती है और कुछ देर बाद वो वेट हो जाती है? फ्रेंड्स, इन तमाम में जो प्रोसेस इन्वॉल्व है वो है कैपिलरी एक्शन। ड्रॉप मेथड के ज़रिए हम रिलेटिव सरफेस टेंशन को किसी भी लिक्विड की मालूम कर सकते हैं बाय यूजिंग स्टिलैग्मोमीटर। अब स्टिलैग्मोमीटर क्या है? ये वो इंस्ट्रूमेंट है जिसके ज़रिए हम सरफेस टेंशन को मालूम करते हैं किसी भी लिक्विड की। ये इंस्ट्रूमेंट कंसिस्ट करता है एक बल्ब पे, और आप देख सकते हैं इस बल्ब के ऊपर और नीचे जो है एक नैरो सी ट्यूब है। अगर आप इस बल्ब के ऊपर देखें तो यहाँ पर पॉइंट ए है, ठीक है, एक मार्क है, जबकि इस बल्ब के नीचे मार्क जो है वो बी है। इस मेथड में क्या किया जाता है? सबसे पहले हमारे पास जो रेफरेंस लिक्विड हम लेते हैं, रेफरेंस लिक्विड जो मोस्टली हम स्टिलैग्मोमीटर में यूज़ करते हैं वो है वाटर। इसको फिल कर देते हैं पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, और इसके बाद हम नंबर ऑफ ड्रॉप्स को यहाँ पर काउंट करते हैं। सेम प्रोसेस को हम रिपीट करते हैं टेस्ट लिक्विड के ज़रिए, टेस्ट लिक्विड के लिए जिसकी हमने सरफेस टेंशन जिस लिक्विड की मालूम करनी होती है उसे हम टेस्ट लिक्विड कहते हैं। ठीक है, अब स्टिलैग्मोमीटर में हम पॉइंट ए से बी तक टेस्ट लिक्विड को फिल कर देते हैं और अगेन नंबर ऑफ ड्रॉप्स को काउंट करते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ ड्रॉप्स को काउंट करने के बाद हम सरफेस टेंशन मालूम कर सकते हैं किसी भी टेस्ट लिक्विड की। फॉर्मूला आप देख सकते हैं जो कि सरफेस टेंशन की मेजरमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं, वो है यहाँ गिवन। फ्रेंड्स, जैसा कि हम सब जानते हैं कि वाटर, हनी और टूथपेस्ट का अगर कंपैरिजन किया जाए कि इन तीनों में से कौन सा फ्लूइड जो है ज़्यादा फ्लो करेगा, वो डेफिनेटली वाटर है। ठीक है, वाटर के इस ग्लास को अगर हम तिरछा करेंगे तो हम देखेंगे कि वाटर जो है काफ़ी दूर तक फ्लो करेगा, जबकि हनी की इस बॉटल को तिरछा करने पर हम देखेंगे कि हनी जो है बहुत कम क्वांटिटी में इस बॉटल से बाहर आएगा और फ्लो करेगा। ठीक है,
कंपेयर अगर हम करें टूथपेस्ट को हनी और वाटर के साथ, तो हम देखेंगे कि टूथपेस्ट की ये ट्यूब को अगर हम तिरछा भी करें तो तब भी टूथपेस्ट जो है इस ट्यूब से बाहर नहीं आएगा जब तक कि हम इस टूथपेस्ट की ट्यूब पर प्रेशर अप्लाई ना करें। जैसे ही हम इस टूथपेस्ट की ट्यूब पर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो इसमें से जो पेस्ट होगा वो बाहर आ जाएगा। फ्रेंड्स, इन तमाम का जो सीक्रेट है कि वाटर जो है काफ़ी ज़्यादा फ्लो कर रहा है एज़ कम्पेयर टू वाटर, हनी कम फ्लो कर रहा है और टूथपेस्ट जो है प्रेशर अप्लाई करने पर ही वो फ्लो करेगा। इन तमाम का सीक्रेट जो है वो है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या है? सिंपल वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि विस्कोसिटी हमें बताती है कि फ्लूइड कितना थिक या थिन है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि वाटर जो है बहुत ज़्यादा थिन होता है, यही वजह है कि ये काफ़ी ज़्यादा फ्लो करेगा। ठीक है, अगर हम कंपेयर करें वाटर से हनी को, तो आप देख सकते हैं कि हनी काफ़ी गाढ़ा होता है, मीन्स ये थिक होता है। यही वजह है कि इसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरेक्शन जो है काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से हनी जो है वो कम फ्लो करता है। अगर टूथपेस्ट को हम कंपेयर करें हनी के साथ, तो आप देखेंगे कि ये टूथपेस्ट जो है वो हनी से भी ज़्यादा थिक होता है, मीन्स गाढ़ा होता है। यही वजह है कि इसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरेक्शन काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से ये फ्लो जो है बहुत कम करता है। फ्रेंड्स, तो सिंपल वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि विस्कोसिटी हमें ये बताता है कि हमारे पास जो फ्लूइड है वो कितना थिक या थिन है। इस विस्कोसिटी की जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है, इसको अभी हम डिटेल में स्टडी करेंगे और समझेंगे कि डेफिनेशन के मुताबिक विस्कोसिटी क्या होती है। विस्कोसिटी किसी भी फ्लूइड की इंटरनल प्रॉपर्टी होती है। ये वो फ्रिक्शनल फोर्स है जो कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की लेयर्स के दरमियान इंटरेक्शन की वजह से प्रोड्यूस होती है। फ्रेंड्स, जैसे कि हम सब जानते हैं जो फ्लूइड्स होते हैं वो फ्लो करते हैं और ये लेयर्स की फॉर्म में फ्लो करते हैं। ये लेयर्स एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। अब जो लेयर्स के में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जितना ज़्यादा लिक्विड की लेयर्स के दरमियान मॉलिक्यूल्स का इंटरेक्शन ज़्यादा होगा, फ्रेंड्स याद रखें कि उतना ज़्यादा वो फ्लूइड जो होगा वो विस्कस होगा, या हम कहते हैं कि उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी। और जितना कम जो होगा लिक्विड के लेयर्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान इंटरेक्शन कम होगा, फ्रेंड्स याद रखें कि उस फ्लूइड की विस्कोसिटी जो होगी कम होगी। जैसे कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि वाटर जो है वो थिन होता है और वो जो होता है लेस विस्कस होता है। तो फ्रेंड्स, दर हकीकत वजह ये है कि वाटर जो है उसके लेयर्स में मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरेक्शन बहुत कम होने की वजह से वाटर जो है वो थिन होता है और लेस विस्कस होता है। ठीक है, जबकि हम हनी या टूथपेस्ट की बात अगर करें तो वो जो है वो गाढ़ा होता है, थिक होता है। ठीक है, और हम कहते हैं कि हनी या टूथपेस्ट जो है वो मोर विस्कस है या उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स, इसकी रीज़न ये है कि जो हनी है हमारे पास या टूथपेस्ट है, तो उनकी लेयर्स में मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरेक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है। यही वजह होती है कि वो एक दूसरे को पकड़े रखते हैं उसके मॉलिक्यूल्स लेयर के और उसको इजीली फ्लो नहीं करने देते, और इसी वजह से हनी या टूथपेस्ट जो है वो मोर विस्कस होता है। फ्लूइड्स में फ्रिक्शनल फोर्स को बेहतर तौर पर समझने के लिए चलिए थोड़ा डिस्कस करते हैं फ्रिक्शनल फोर्स को सॉलिड्स में। कार मूविंग ऑन द रोड। फ्रेंड्स, जैसे कि हम सब जानते हैं कि जब कभी गाड़ी जो है रोड पर चल रही होती है तो टायर्स और रोड के दरमियान रबिंग की वजह से या रगड़ की वजह से फ्रिक्शनल फोर्स प्रोड्यूस होती है। ठीक है, याद रखें कि जितनी ज़्यादा फ्रिक्शनल फोर्स प्रोड्यूस होती है तो उसकी वजह से जो गाड़ी की स्पीड होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, अब ये फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा क्यों हो रही है, रबिंग क्यों ज़्यादा हो रही है? वो रबिंग इस वजह से यहाँ पर टायर और रोड के दरमियान हो रही है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स हैं टायर और रोड के, इनके दरमियान इंटरेक्शन काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है और कार की जो स्पीड है वो कम हो रही है।
ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ अगर यही सेम कार जो है रोड पर चल रही है और एक रेनी डे है, फ्रेंड्स इमेजिन करें कि रेनी डेज में क्यों कहा जाता है कि अपनी कार्स की स्पीड को कम कर दें, दर हकीकत वहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स जो होती है वो कम हो जाती है। फ्रिक्शनल फोर्स क्यों कम हो जाती है? क्योंकि जब बारिश होती है तो हमारे पास जो टायर्स और रोड के दरमियान मॉलिक्यूल्स का इंटरेक्शन होता है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से फ्रिक्शनल फोर्स जो होगी वो कम हो जाएगी। और खुदा ना खास्ता आप जानते हैं कि बारिश वाले दिनों में अगर गाड़ी की स्पीड ज़्यादा रखी जाए तो मोस्टली एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स बहुत कम हो जाती है और हमारे पास गाड़ी के एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि स्पीड भी हमारी इंक्रीज हो जाती है फ्रिक्शनल फोर्स के कम होने की वजह से। सेम जिस तरीके से सॉलिड में हम डिस्कस कर रहे हैं कि गाड़ी जब रोड पर चल रही है तो फ्रिक्शनल फोर्स प्रोड्यूस हो रही है, और फ्रिक्शनल फोर्स किस वजह से प्रोड्यूस हो रही है? टायर्स और रोड के मॉलिक्यूल्स के इंटरेक्शन की वजह से प्रोड्यूस हो रही है। कुछ इसी तरीके से फ्लूइड्स में भी होता है। जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि फ्लूइड्स जो हैं वो लेयर्स की फॉर्म में फ्लो करते हैं और ये लेयर्स जो होती हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। तो जितना ज़्यादा इन लेयर्स के मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरेक्शन ज़्यादा होगा, फ्रेंड्स याद रखें कि फ्लूइड्स में फ्रिक्शनल फोर्स भी ज़्यादा होगी। जैसे कि हनी के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को लेयर्स में पकड़े रखते हैं और वो कम फ्लो करता है, ठीक है, जबकि पानी जो है वो इजीली फ्लो कर जाता है क्योंकि वहाँ पर जो लेयर्स हैं वो मॉलिक्यूल्स का इंटरेक्शन जो है वीक होने की वजह से वो इजीली फ्लो कर जाता है। चलिए जानते हैं बाय डेफिनेशन विस्कोसिटी क्या है। The resistance of one layer to the flow of another layer of a liquid is called viscosity. फ्रेंड्स जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि सिंपल वर्ड्स में कि रेजिस्टेंस ऑफ अ फ्लो ऑफ अ लिक्विड इज कॉल्ड विस्कोसिटी। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि लिक्विड जो है वो हमेशा लेयर्स की फॉर्म में फ्लो करता है और ये लेयर्स जो एक लेयर दूसरी लेयर को रेजिस्ट करता है, रोकता है कि वो ना बह पाए, इसको विस्कोसिटी कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि वाटर जो है वो लेस विस्कस है, वो इस वजह से क्योंकि यहाँ पर मॉलिक्यूल्स के दरमियान लेयर्स में इंटरेक्शन कम है, यही वजह है कि वाटर लेस विस्कस है। जबकि हनी मोर विस्कस है एज कंपेयर टू वाटर, क्योंकि यहाँ पर जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की लेयर्स के दरमियान इंटरेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यही वजह है कि हनी मोर विस्कस है। फैक्टर्स अफेक्टिंग विस्कोसिटी, चलिए जानते हैं कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि विस्कोसिटी को अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो कि अफेक्ट करता है विस्कोसिटी को वो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जितनी ज़्यादा लिक्विड की लेयर्स में मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग होगी उतना ही ज़्यादा ये मॉलिक्यूल्स रेजिस्ट करेंगे दूसरी लेयर्स के मॉलिक्यूल्स को कि वो फ्लो ना करें, ठीक है, उन्हें बहने से रोकेंगे। स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन जब लिक्विड की लेयर्स की मॉलिक्यूल्स के दरमियान होगी तो वो क्या करेंगे, दूसरी लेयर के मॉलिक्यूल्स को जाने नहीं देंगे, उसे रोकेंगे बहने से। एज अ रिजल्ट जो होगी विस्कोसिटी जो होगी हाई होगी, मींस वो ज़्यादा विस्कस होगा। जैसे कि हनी और टूथपेस्ट जो हैं विस्कस हैं, हाईली विस्कस हैं, क्योंकि यहाँ पर लिक्विड की लेयर्स के मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अदर एग्जांपल्स में हमारे पास ग्रीस को देख लें, ग्रेसरीन को देख लें, और बहुत सी एग्जांपल हैं जहाँ पर हमारे पास हाई विस्कोसिटी मौजूद होती है फ्लूइड्स में या लिक्विड्स में। फिर दूसरी तरफ जब कभी लिक्विड की लेयर्स के मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरेक्शन वीक होगा तो क्या होगा, वो
जो मॉलिक्यूल्स होंगी दूसरी लेयर वाले वो ईजिली क्या करेंगे, वो फ्लो कर सकेंगे, क्योंकि वहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने की वजह से रेजिस्टेंस भी कम है। ठीक है, वो उसको ज़्यादा रोक नहीं पाएंगे दूसरी लेयर्स के मॉलिक्यूल्स को कि वो ना बहे। ठीक है, तो इसके रिजल्ट में जब कभी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी लिक्विड की लेयर्स के मॉलिक्यूल्स के दरमियान, तो वो फ्लूइड या वो लिक्विड जो होगा वो लेस विस्कस होगा, मींस उसकी विस्कोसिटी कम होगी। जैसे कि वाटर है हमारे पास, ईथर है हमारे पास, ये लेस विस्कस हैं। सेकेंड फैक्टर जो कि इफेक्ट करता है विस्कोसिटी को वो है टेम्परेचर। फ्रेंड्स, जैसे कि हम सब जानते हैं कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। मींस जब कभी हम टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की डिक्रीज होती है, और टेम्परेचर की इंक्रीज के साथ एवरेज काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की इंक्रीज होती है। फ्रेंड्स, अगर आप हनी की बॉटल को लें और उसे रेफ्रिजरेटर में रख दें, 1 घंटे बाद जब आप उसे बाहर निकालेंगे और तिरछा करेंगे तो आप देखेंगे कि हनी जो होगा उसमें आसानी से बाहर फ्लो नहीं कर पाएगा। अब इसी हनी की बॉटल को आप लें और उसको हीट अप कर दें, थोड़ी देर तक हम इसको गर्म करेंगे। हम देखेंगे कि अब जब हनी की बॉटल को हम तिरछा करेंगे तो हनी ईजिली फ्लो करेगा। फ्रेंड्स, ऐसा क्यों है? दरहकीकत जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो मॉलिक्यूल्स की है वो इंक्रीज होती है। ठीक है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी जब मॉलिक्यूल्स की इंक्रीज होती है तो मॉलिक्यूल्स तेजी से मूव करने लगते हैं, जिसकी वजह से उनके दरमियान एम्प्टी स्पेसेस बढ़ जाती हैं, मीन स्पेस बढ़ जाता है, और इसके रिजल्ट में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो वीक हो जाती हैं। ठीक है, तो एज अ रिजल्ट टेम्परेचर की इंक्रीज होने की वजह से अब वो मॉलिक्यूल्स जो लेयर्स के होंगे वो एक दूसरे को पकड़े नहीं रखेंगे और रेजिस्टेंस उनका वीक हो जाएगा। यही वजह है कि टेम्परेचर की इंक्रीज के साथ विस्कोसिटी जो होगी हमारे पास वो कम हो जाएगी। जबकि हमने जो हनी की बोतल रेफ्रिजरेटर में 1 घंटे के लिए रखी थी तो वहां पर टेम्परेचर कम था। ठीक है, अब वो हनी ठंडा हो गया था, मींस उसका टेम्परेचर डिक्रीज हो गया था। टेम्परेचर के डिक्रीज हो जाने की वजह से जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की थी वो डिक्रीज हो गई, जिसकी वजह से ये मॉलिक्यूल्स जो हैं हनी के एक दूसरे के करीब करीब आ गए, मींस उनके दरमियान एम्प्टी स्पेसेस कम हो गई, और अब इनके करीब आ जाने की वजह से अब मॉलिक्यूल्स जो हैं उनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ जाएंगी, और वो एक दूसरे को, लेयर्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे को ज़्यादा अट्रैक्ट करने लगेंगे, क्योंकि अब वो एक दूसरे के करीब आ गए हैं, जिसकी वजह से टेम्परेचर के डिक्रीज के साथ हमारे पास विस्कोसिटी जो है बढ़ जाएगी हनी की। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपको क्लियर हो गया होगा कि टेम्परेचर जब हम इंक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर के इंक्रीज के साथ जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी वो डिक्रीज हो जाएंगी, जिसकी वजह से हमारे पास विस्कोसिटी कम हो जाएगी। और जब टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे, जैसे कि हमने हनी को रेफ्रिजरेटर में 1 घंटे के लिए रखा, तो टेम्परेचर के डिक्रीज होने के साथ अट्रैक्टिव फोर्सेस जो होंगी मॉलिक्यूल्स में, लेयर्स के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी मॉलिक्यूल्स की वो बढ़ जाएंगी, जिसकी वजह से वो ज़्यादा रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा, और एज अ रिजल्ट विस्कोसिटी हनी की बढ़ जाती है जब उसको रेफ्रिजरेटर में रखा जाता है। Don't forget to like, share and subscribe my channel Digital Chemistry.